से हम वीकेंड पर करंट अफेयर्स के बारे में भी थोड़ा विचार करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न भी आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, अन्य लोकसभा आयोग की परीक्षाएं हैं और राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, एसएससी है, तो उनमें करंट अफेयर्स की अपने में बड़ा महत्व हो गया है। और करंट अफेयर्स में के जो क्वेश्चन अक्सर देखे गए, जो ट्रेंड चला है, तो वो करंट अफेयर्स के जरूर होते हैं, परंतु बैकग्राउंड में हमें इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होनी चाहिए, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, कल्चर की, लगभग जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनकी भी हमें काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तभी हम करंट अफेयर्स से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी इंटरनली पूछे जाते हैं और उनको हम तभी अच्छे ढंग से कर पाते हैं कि जब हमें उनके पीछे की सभी जानकारी हमें हो। तो इसलिए क्या है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, आगे अन्य सीरीज और सब्जेक्ट की सीरीज भी चलाएंगे, साइंस से रिलेटेड भी चलेगी, हिस्ट्री से रिलेटेड भी होंगी। तो इसलिए करंट अफेयर्स मैं कहूँ कि सभी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का एक निचोड़ है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ उसकी बैकग्राउंड में और क्या जरूरी है वो भी हमें पढ़ लेना बेहद जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब करंट अफेयर्स में काफ़ी मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन में सारे चर्चा नहीं होंगे। मैं नवंबर की करंट अफेयर्स लेकर चल रहा हूँ, और जो नवंबर में इवेंट्स घटित हुई हैं उनसे संबंधित जो न्यूज बनी है उनसे संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करे हैं। पहले उन्हें हम डिटेल से यहाँ उन पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन तैयार होंगे करंट अफेयर्स के वो मैं आगे पीडीएफ के थ्रू भी डालूंगा और उन्हें मैं थोड़ा चर्चा भी करेंगे यहाँ पे, जब समझाएंगे अगली वीडियो में। तो हम पहले लेते हैं करंट अफेयर्स की कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर राज्य के दोहा जिले की किश्तवाड़ तहसील में है। ये थोड़ा चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस परियोजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। पर यह अपने में एक बड़ी महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी और पूरे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से भी। 624 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की इसमें क्षमता है, और ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र 10,225 वर्ग किलोमीटर का है, और ये रन ऑफ द रिवर योजना है। दूसरा आता है चक्रवर्ती तूफान मिचोंग। देखिए ये चक्रवात ये भी अभी हाल में है, इसको नाम जो दिया है मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। मिचोंग का अर्थ बिच्छू से भी है, और इसका देखिए चक्रवातों के नामकरण का एक नियम है कि जहां पे वो उठेगा, जिस समुद्र में या जिस खाड़ी में वो उठेगा, उस खाड़ी के तटवर्ती देश ही उसका नामकरण करेंगे क्रमवार। जैसे कि अब ये मिचोंग चक्रवात जो है साइक्लोन, ये मिचोंग साइक्लोन जो है ये उठा है बंगाल की खाड़ी में, और इसका नामकरण में भी बंगाल के तटवर्ती देश ही करेंगे। जैसे बंगाल के तटवर्ती देशों, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों में कई देश आ जाते हैं, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, उनके अंतर्गत मलेशिया है, कंबोडिया है, ठीक है, और इंडोनेशिया है, श्रीलंका है। तो ये सब देश जो है मिलकर इसका मतलब कि क्रमवार नाम रखेंगे जैसे जैसे जो तूफान आता है। ऐसे अरब सागर में जो तूफान आएगा तो जो अरब सागर के तटवर्ती देश हैं वो क्रमवार उसका नाम रखेंगे। तो अब की बार जो तूफान अभी हाल में चल रहा है, मतलब कि आया है बंगाल की खाड़ी में, उस मिचोंग नाम जो दिया गया है उसको वो म्यांमार ने दिया है, और ये काफ़ी शक्तिशाली तूफान है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पीड समुद्र में कहीं ज़्यादा होती है, परंतु जब वो तट से आकर टकराता है जब उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, परंतु जैसे जैसे वो स्थल खंड पर चलता जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। इसलिए इंटरनल एरियाज में, मतलब कि स्थल खंड के इंटरनल एरियाज में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पर जनधन की हानि बहुत कम होती है। साइक्लोन बनता कैसे है? साइक्लोन क्या है कि साइक्लोन के अंदर
जो सेंटर का होता है वहां पर होता है निम्न वायुदाब, जैसे हमने मान लिया 900 मिलीबार है, और ये बाहर की तरफ जो होगा, जो आइसोबारिक लाइन बनती जाएंगी तो ये बाहर की तरफ बढ़ता चला जाता है, जैसे 995 मिलीबार हो गया, 1000 मिलीबार हो गया, 1005 मिलीबार हो गया, ऐसे। अब क्या होगा कि क्योंकि फिजिक्स का नियम है कि हर एक चीज किधर से बहेगी, हवा हो पानी हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। ऐसी हवा क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेंगी। तो ये हवाएं क्या आती हैं, ये इधर बाहर हाई प्रेशर से कैसे बचेंगी, लो प्रेशर की तरफ, ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। और जो अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उसमें तो इन हवाओं की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, और यदि हम साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इन हवाओं की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। तो मैं इधर उत्तर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश या बंगाल की खाड़ी वो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में पड़ता है, तो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, तो निश्चित बात है कि हमारे यहाँ जो साइक्लोन की हवा की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब ये आती हैं तो ये सेंडर यहाँ आती हैं तो यहाँ आके इनकी स्पीड और भी बड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाता है हवा की स्पीड भी उस अनुसार बढ़ती जाती है। तो जहाँ इसका सेंटर होता है, जिसे कहते हैं हम साइक्लोन की आंख, तो ये साइक्लोन की आंख है, तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और जनधन आनी भी यहीं सबसे ज़्यादा होगी जहाँ जहाँ ये गुजरेगा। परंतु जब ये हिस्सा आकर स्थलखंड से आकर टकराता है तो फिर वो स्पीड की गति जो है स्थल से टकराकर धीमी हो जाती है। समुद्र में धीमी नहीं होती पर वहाँ के धीमी हो जाती है, ठीक है। और एक और बात भी है कि साइक्लोन को स्पीड कैसे मिलती है। देखिए, हर एक चीज़ को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और साइक्लोन को एनर्जी मिलती है अपनी ही खुद की हीट से, मतलब कि हीट एनर्जी से। हीट एनर्जी कहाँ से होती है, देखो साइक्लोन क्या बनता है कि ठंडी और गर्म हवाओं के मिक्स होने से बनता है। जब ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिलती हैं तो ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, और गर्म हवा ह्यूमिडिटी भी लिए हुए होती है, वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, और अंत में वो ठंडी हवाओं के अंदर कवर हो जाती है। और उससे जो एनर्जी मिलेगी वो जो गर्म हवा है उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वही उसका काम करेगी हीट इंजन का। तो इस तरह से साइक्लोन बहुत तेज रोटेट होता है, और जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी से मिलती है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। मतलब हीट एनर्जी की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी साइक्लोन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो हो गया चक्रवाती तूफान मिचोंग जो बंगाल की खाड़ी में। एक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न। देखिए, डार्क पैटर्न पर सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया है कि जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजन कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, अन्य बहुत सारी कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग कराती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो वो क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है जो कंज्यूमर है उसे कुछ ऐसे लुभावने या कुछ ऐसे एड्स जारी करती है कि उसमें जो कंज्यूमर है उसका अपना विवेक जाता रहता है। वो ये पता नहीं कर पाता है कि कौन चीज़ अच्छी है कौन चीज़ बुरी है, क्योंकि वो एड्स में मतलब जो विज्ञापन है उनके भ्रामक प्रचार में फंस जाता है। और उसे जब यूज करता है उस प्रोडक्ट को तब उसे पता पड़ता है कि यार जो ऐड किया गया था, जो बताया गया था ऐड में, वो तो कहीं तक है ही नहीं। जो क्वालिटी की, जो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी उसका कहीं तक भी नहीं है। तो इससे क्या था कि उपभोक्ता लूटता है इसमें। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न पर रोक लगा दिया। उसका विनियमन क्या है कि जो ऐसा कोई करेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा। तो ये तो हो गया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डार्क पैटर्न। अब हम आते हैं आदित्य L1। काफ़ी चर्चा है, जब चंद्रयान 3 हमारा सफल हुआ था तो फिर बाद में उसके कुछ दिन बाद ही इसरो ने आदित्य L1 का भी ये किया था, और उसका प्रक्षेपण किया गया था PSLV 57 के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 57 के द्वारा से छोड़ा गया था, और नाम है इसका आदित्य L1। वह आदित्य L1। आदित्य L1 चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने अपने एक अलग अभियान के रूप में इसे भेजा था ताकि सूर्य का अध्ययन किया जा सके। सूर्य के अध्ययन के लिए इसे L1 पॉइंट पर छोड़ा गया, जिसे लैग्रेंजियन बिंदु 1 कहते हैं, और ये PSLV 57 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, ये सूर्य के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा,
और लैग्रेंजर पॉइंट, इसका नाम जो आदित्य L1 है, आदित्य सूर्य का एक अन्य नाम है, और L1 लैग्रेंजन पॉइंट 1 है। ये एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। L1, और ये लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह पॉइंट होता है, और जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। तो लगभग 1% डिस्टेंस पर ही लैग्रेंजन पॉइंट वहाँ पे छोड़ा गया है, और वहाँ पर जाके जो है लैग्रेंजन पॉइंट है, उस बिंदु पर जाकर हमारे इसे आदित्य L1 जाके वहाँ चक्कर लगाएगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये सूर्य है और यहाँ पर ये अर्थ है, इन दोनों के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। एक पॉइंट ऐसा इनके बीच में, जैसे कि हमने इसे L1 पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स Fs और अर्थ की ग्रेविटेशन एक दूसरे के क्या इक्वल होंगी। इसी पर ही आदित्य L1 को भेजा गया है, इसी पॉइंट पर रहकर, इसी पॉइंट पर चारों तरफ रहकर जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और यहाँ पर जो है सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। लगभग ये लगाइए कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य, और कहाँ छोड़ा गया है यहाँ से 15 लाख किलोमीटर, केवल 1% दूरी, टोटल दूरी का 1% पर भेजा गया। अब इसके अंदर 7 पेलोड लगे हैं। देखिए पेलोड इसी तरह से हैं, ये इस आदित्य L1 की एक तरह से इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। जैसे कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, स्किन, जीभ। तो जैसे कि बाहर के वातावरण का हम इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा अध्ययन कर लेते हैं, हमें पता रहता है, बाहर के वातावरण का पूरा ज्ञान लेते हैं। इसी तरह से आदित्य L1 में 7 पेलोड लगा के भेजे गए हैं, जो सूर्य के अलग अलग गुणों का अध्ययन करेंगे कि वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से आयंस निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, हीट कितनी है, कोरोना का, फोटोस्फीयर का, क्रोमोस्फीयर का, सबकी ये पेलोड स्टडी करेंगे। ऐसा ही अपने में एक पेलोड है पहला VELC, जिसका फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, VELC। इसका काम होगा कोरोना की, मतलब कि जैसे सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ का एक अपना आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल को हम कोरोना कहते हैं। तो एक तो उस कोरोना की स्टडी करेगा, उसकी इमेजिंग लेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ और दिखाई देता है, वहाँ उससे कुछ और होगा। दूसरा आता है सूट, SUIT, सूट की फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये वहाँ जाकर अध्ययन करेगा सूर्य के फोटोस्फीयर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल, उसकी इमेजिंग करेगा, उसका चित्र लेगा और उसका पूरी स्टडी करेगा और उसकी सारी सूचनाएं पृथ्वी पर सेंटर पर भेज देगा। तीसरा आता है सोलेक्स, पेलोड है, सोलेक्स की फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये सूर्य जैसे तारों का अध्ययन करेगा, जो सूर्य से अलग और भी तारे हैं उनकी स्टडी करेगा, और इसके स्टडी करने में वो सॉफ्ट एक्सरेज का इस्तेमाल करेगा। एक है हेलियोस, HELIOS, हाई एनर्जी L1 एक्सरे ऑर्बिट स्पेक्ट्रोमीटर। ये भी सूर्य जैसे तारों का अध्ययन करेगा, परंतु इसमें हार्ड एक्सरेज का इस्तेमाल होगा। एक है एस्पेक्स। एस्पेक्स क्या है? आदित्य सौर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, आदित्य सोलर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। ये जो सोलर विंड आती हैं उन सोलर विंड का स्टडी करेगा, और वो बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि ये सोलर विंड हमारी जो सैटेलाइट हैं उन पर बड़ा ही निगेटिव इफेक्ट डालती हैं, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम के डिस्टर्ब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसकी स्टडी भी ये करेगा जाके, और उसमें सोलर विंड में प्रोटोनों को क्या कार्य है, प्रोटोन की स्टडी करेगा। एक है पापा, PAPA, प्लाज्मा एनालिज पैकेज। ये भी सोलर विंड का इसलिए से करेगा, परंतु इसके अंदर ये स्टडी करेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये इसकी स्टडी करेगा। एक है स्टोवैड, मतलब कि स्टोवैड
उन्नत 3 डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशंस डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। देखिए ये सब चीज़ें मैं जो करंट अफेयर से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको मैंने उसके पीडीएफ में, मेरा अपना यूट्यूब चैनल उसके पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही लगातार 5-6 टॉपिक करंट अफेयर्स के लगातार पढ़ाए जाते रहेंगे और नवंबर की करंट अफेयर्स इस तरह से हम जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू।